जय हिंद दोस्तों। विजयनगर एम्पायर हमने कंप्लीट कर लिया है। दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसमें जो भी उनके टाइम पे डिपार्टमेंट्स बने थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर वो कंप्लीट रहेंगे। फिर उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा रहता था, कितना रेवेन्यू लेते थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, हाउ द एडमिनिस्टर देयर स्टेट्स, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे. So first let's complete with the administration, then we'll move to the other sections of the book. So the first question here in the Delhi Sultanate administration part is, the historian Barni did not consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic because, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भाई truly Islamic नहीं मानता था बर्नी. Barni was a author, a writer, and he did not consider the states इन इंडिया, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो स्टेट्स थे, जो डेनेस्टीज़ थी, उनको वो ट्रूली इस्लामिक नहीं मानते थे. क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस टाइम पे पॉपुलेशन थी वो इस्लाम फॉलो नहीं करती थी. ठीक है, तो मे बी उनके हिसाब से जो इस्लामिक रूल होगा वो तब होगा जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम फॉलो करेगी. बट आई थिंक ड्यूरिंग राइटिंग ही माइट हैव टू इंटेंशंस कि या तो सबको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की इंटेंशन हो सकती है कि तभी वो इस्लाम रूल माना जाएगा, बिकॉज मैनी ऑफ द किंग्स वी व्हाट वी रेड वर secular in nature also. They had many people from different religions in the administration. So maybe because, and if you remember, we have read that he criticized also a particular ruler. If you remember, then please mention it in comment box. We'll read in the last chapter only. He criticized one of the ruler because of his secular nature. So he did not consider because the population did not follow Islam. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स सी अदर ऑप्शंस में क्या लिखा है, बिकॉज उससे एक आइडिया लग जाता है कि क्या हमें एलिमिनेट भी करना है. तो दूसरा ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वर ऑफन डिसरिगार्डेड. नहीं, ऐसा नहीं था. सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज रेगुलेशन. नो, दिस वॉज नॉट द रीज़न बिकॉज ट्रूली इस्लामिक नहीं था. द रिलीजियस फ्रीडम वॉज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम्स. इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है कितना फ्रीडम मिला, किसी के में मिला, किसी के में नहीं भी मिला. बट मेनली ये था क्योंकि जो जनता थी, जो जिनके ऊपर ये रूल कर रहे थे, वो इस्लाम नहीं फॉलो करती थी. ठीक है, नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द रूलर्स, जिनको आमिर्स या अमीर, मे बी इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई थिंक आमिर्स इज़ द प्रोनाउंसिएशन, एंड सुल्तान्स ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास. ठीक है, तो ज़्यादातर जो रूलर्स या आमिर्स थे उस टाइम के, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे? सो दे बिलोंग टू टर्किश क्लास. नहीं, हमने लास्ट में देखा था कि जो लोदी डेनेस्टी थी दे वर अफगान्स. उससे पहले जो ऑलमोस्ट थे वो टर्किश थे. मंगोल्स ने रूल किया, मंगोल्स ने इन्वेड किया था कुछ पीरियड्स में. तो मंगोल्स आए, इन्वेजन किया, बट यहाँ बसे नहीं. अरब, सबसे पहला अरब इन्वेडर कौन था? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ये हमने पढ़ा है, जब हमने मुस्लिम इन्वेजन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले अरब जो जिसने इन्वेड किया था वो कौन था. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप बताइए, आंसर्स बताइएगा. बाकी जो फर्स्ट जो रूलर था, सॉरी, जो मोस्ट ऑफ द रूलर्स थे वो टर्किश थे. Sultan was the chief of the central authority. This person appointed on powerful designations were referred as Amir in Sultanate age, and their impact emerged strongly when Sultan was unworthy, weak or infant. ठीक है, okay. Next, which of the following pairs is correctly matched? दीवान बंदगान किस, अच्छा ओके, ये बताना है कि कौन सा किसने शुरू किया था. तो दीवान बंदगान तुगलक्स, दीवान मुस्तखराज बलबन, दीवान कोही अलाउद्दीन खलजी, दीवान अर्स मोहम्मद तुगलक. तो इसका आंसर देख लेते हैं. दीवान बंदगान जो है, बंदगान आपको याद है, स्लेव्स. दिस फिरोज शाह तुगलक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, FST. ठीक है, तो वो उसको स्लेव्स बहुत पसंद थे. इनफैक्ट वो ऐसा भी नहीं है कि जो भी उस टाइम पे पीरियड रहा होगा तो हिस्टोरियंस ही जानते हैं, बट हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि FST ने उनकी एजुकेशन पे, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया था. सो ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, और उनके लिए एक डिपार्टमेंट भी उसने अलग से बनाया था जिसमें वो खर्चा भी करता था. दैट वॉज द दीवान बंदगान. और न्यू डिपार्टमेंट दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज शुरू किया था अलाउद्दीन ने. ठीक है, मुस्तखराज क्या था कि करप्शन और जो लूट जो होती थी
रेवेन्यू सिस्टम से, उसके लिए दीवान मुस्कराज बनाया गया था। देन मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान आमिर को ही स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर वाला जो ये डेवलपमेंट्स के लिए था। और दीवान अर्ज़ ये जो था ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या था, बलबन का आपने पीरियड देखा होगा तो वो ज़्यादातर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे ही बात हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स के काम उन्होंने नहीं किए थे। तो बलबन ने डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स कुछ आए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रिफॉर्म्स आए, जैसे उसने दीवान मुस्कराज शुरू किया, दीवान अर्ज शुरू किया गया एग्रीकल्चर के लिए, दीवान बंदगान जो था वो था स्लेव्स के लिए एफएसटी के द्वारा। तो ये इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान अर्ज। तो हमने देख लिया दीवान अर्ज मतलब मिलिट्री, और मिलिट्री वाला डिपार्टमेंट जो है वो किसने बनाया था, वो बनाया था बलबन ने। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी, एक तो सिजदा पे बोस आपको याद होगा, उनका सजदा करो सर झुका और उनके पैरों को चूमना, और नवरोज़ जो हम मनाते हैं वो शुरू किया था, चालीसा ख़त्म किया था 40 नोबल्स का जो था, बिकॉज ही वॉज अमंग्स द वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बलबन वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ही सेपरेटेड दीवान वजारत जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था एंड क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान अर्ज, military department. He then reorganized the Diwan-e-Arz and deployed the army in different parts of the kingdom to put down the rebellion. ठीक है, तो फिर उसने reorganize किया दीवान-e-Arz को और अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया अलग अलग पार्ट्स में किंगडम के, जिससे कि जो रिबेलियंस उठ रहे थे वो शांत हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। अगेन दीवान मुस्कराज, दीवान मुस्कराज किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, किस लिए था, रेवेन्यू और जो लूट के उससे जो करप्शन जो हो रहा था रेवेन्यू सिस्टम में उसको डील करने के लिए दीवान मुस्कराज था। तो इट वाज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो ये तो करेक्टली मैच है। दीवान आमिर को ही एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात, खैरात मतलब जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो उसके लिए जो था, तो दीवान खैरात भी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। उसके बाद दीवान रियासत, दीवान रियासत बलबन का नहीं था। दीवान रियासत देखते हैं किसका था, दीवान रियासत था अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, ये मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो एक मुस्कराज हो गया, एक दीवान रियासत हो गया, बाकी आमिर को ही जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए किया था। खैरात जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था बाय फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगेन मैच करना है लिस्ट को, दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंशा और दीवान वजारत। ठीक है, तो अर्ज तो अभी हमने 2-3 बार देख लिया। अर्ज इज दिस मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो ए का हो गया 4। ठीक है, 4 ऑप्शन वैसे ही आ गया। चलिए बाकी देख लेते हैं। दीवान रिसालत, रिसालत जो है वो है रिलीजियस मैटर्स के साथ। ठीक, देन दीवान इंशा, इंशा क्या हो जाएगा आपका, जो स्टेट करस्पॉन्डेंस है वो देखना। और दीवान वजारत, वजारत अभी हमने देखा उन्होंने अलग किया था वजारत को। ठीक है, ही सेपरेटेड दीवान वजारत एंड क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान अर्ज। तो वजारत मतलब कि जो फाइनेंस है वो, तो ये हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, दीवान अर्ज अगेन क्या था, डिफेंस या मिलिट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द हेडे ऑफ द वजारत। तो ये किसका था, तुगलक। ठीक है, वजारत वॉज एन इंस्टीट्यूशन विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। Non-Arabic institutions were being repealed and nomenclature used for minister for council under emperor was used as वजारत। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वजारत जो था वो एक क्या इंस्टीट्यूशन था और रीऑर्गेनाइज किया गया था इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो जो नॉन अरेबिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको रिपील कर दिया गया एंड द नॉमेनक्लेचर यूज फॉर मिनिस्टर फॉर काउंसिल अंडर द एम्परर। जो मिनिस्टर्स होते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे बेसिकली, जो अभी जैसे हम जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनको वजारत बोलने लगे थे। ठीक है, एंड द आइडिया फॉर अडॉप्टिंग वजारत एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया बाय अब्बासी कैलिब्स। तो जो वजारत को एज ए इंस्टीट्यूशन बनाने का जो आइडिया आया वो कहाँ से आया, वो कैलिब्स से आया, पर्शिया से आया।
अब्बास फजल बिन अहमद वॉज द फर्स्ट वज़ीर इन द रेन ऑफ महमूद गजनवी। तो जो महमूद गजनवी था, हमने मुस्लिम इन्वेजन पढ़ा था तो आपको याद होगा महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के टाइम पे जो पहला वज़ीर बना इन द हिस्ट्री वॉज अब्बास फजल बिन अहमद। ठीक है, यहाँ से वजारत वाला जो कॉन्सेप्ट आया। एंड हु अकम्पलिश्ड इन कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज नोन एज वज़ीर। तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर रहा स्टेट का, उनको भी वज़ीर बोलने लगे। ही हेडेड द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको बोला गया दीवान वजारत। ठीक है, तो वज़ीर ने जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड किया तो उसके नाम पे पड़ गया दीवान वजारत। एंड द पावर नॉट ओनली टू सुपरवाइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट बट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस ही नहीं देख रहा था वो, जो वज़ीर बना था वो फाइनेंस के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स भी देख रहा था। तुगलक एरा वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन मुस्लिम वजारत। ठीक है, तो तुगलक एरा को जो है माना जाता है कि जो इंडियन मुस्लिम वजारत का जो पीरियड था वो सबसे अच्छा पीरियड कौन सा था? तुगलक का। तो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द हे डे ऑफ वजारत। हे डे का मतलब आप समझ रहे हैं? हे डे का मतलब होता है कोई ऐसा पर्टिकुलर समय, कोई पीरियड जब मतलब कि कोई उस टाइम पे, जैसे बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है ही इज़ वेरी पावरफुल। हो सकता है आज से 10 साल बाद ना हो, 5 साल बाद ना हो, बट आज उसका सिक्का चल रहा है, तो वो होता है दैट इज़ नोन एज हे डे। ठीक है, स्वर्ण काल जिसको गोल्डन एरा बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने गोल्डन एरा बोल रखा है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लिवाइड ऑन लैंड प्रोडक्ट। टैक्सेस लिवाइड ऑन लैंड प्रोडक्ट्स क्या क्या शो कर रहा है? तो भाई खर जो है, खर्च, ये भी लैंड पर ही है। उसके बाद 1, 3 एंड 4 इसका आंसर है। ओके, उश्र भी लैंड पर है, उसर जो जगह होती थी, और मुक्तई, ये 3 लैंड पर हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में खुम्स जो होते थे, खम्स का मतलब होता था हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड रिलीजियस डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम आर्मी टू पे 1/5 ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द बूटी कलेक्टेड फ्रॉम नॉन बिलीवर्स आफ्टर अ मिलिट्री कैंपेन। ठीक है, खम्स का मतलब होता था जो नॉन बिलीवर्स मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे जो आपने वॉर के टाइम पे जो भी बूटी कलेक्ट हुआ, जो उनको लूटा आपने, उसका आपको पे करना होता था कुछ पार्ट, जैसे 1/5 हो गया। एंड दिस टैक्स वॉज पेड टू द कैलिफ, और ये टैक्स कहाँ जाता था? कैलिफ या खलीफा के पास या सुल्तान के पास, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उस इस्लाम को या उस स्टेट को। रेस्ट ऑफ द अदर आर टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट। तो खम्स जो है वो लैंड के रिलेटेड नहीं, खम्स है वॉर बूटी या कोई भी चीज़ जो आपने नॉन बिलीवर्स से लिए थे, उनको कैलिफ तक उसका एक हिस्सा पहुंचाना या सुल्तान तक। विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्ता किसने शुरू किया? तो आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग, जैसे भी आपको याद हो पाए याद रखिएगा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्ता सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। So Iltutmish introduced the Iqta system in India. In the Islamic Empire of Caliph, land granted to army officials for limited period in lieu of a regular wage. Iqta system was introduced in the 9th century AD. ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में आया। बिकॉज आपको पीरियड पता है इनका इल्तुतमिश का कब आया था? इल्तुतमिश आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। सो कुतुबुद्दीन रूल्ड फ्रॉम 1206 टू आई थिंक 1210, 4 साल उन्होंने रूल किया था। उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश उनका स्लेव था, लेकिन बाद में वो उनका दामाद भी बन गया था। तो 1 सेकेंड। तो इल्तुतमिश जो है जो आया उनके बाद आया, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया। इन इस्लामिक एम्पायर ऑफ कैलिफ, द लैंड ग्रांटेड टू आर्मी ऑफिशियल फॉर लिमिटेड पीरियड इन ल्यू ऑफ अ रेगुलर वेज। तो कैलिफ के पीरियड में क्या था कि जो आर्मी ऑफिशियल्स को लिमिटेड पीरियड के लिए मतलब एक लैंड उनको ग्रांट की जाती थी ऑफ अ रेगुलर वेज। ठीक है, इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 9th century टू रिलीव द स्टेट ट्रेजरी व्हेन इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू एंड लिटिल बूटी फ्रॉम वॉज मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू पे सैलरीज। ठीक, तो ये कब किया गया? 9th century में शुरू किया गया। कभी कभी क्या होता है कि एक्सचेकर ठीक नहीं है, सैलरीज नहीं दे पा रहा है, पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे जो है ये फॉर्मुलेट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से इक्ता सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। तो भाई ये तो हमने ऊपर से देख लिया कि इक्ता क्या था, एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज सियस्तनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम। सियस्तनामा नहीं पता।
रेवेन्यू फ्रॉम इक्ताज वर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, नहीं, डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होते थे. मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता. ठीक है, तो मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स, तो वो करते थे जो रेवेन्यू इक्ता से कलेक्ट होता था उसके द्वारा. ठीक है, तो इसमें से ये भी फिर सही हो जाएगा क्योंकि एक ही गलत होना है. तो थर्ड वाला गलत है, रेवेन्यू जो आता था इक्ता से वो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता था. इक्ता जो था इल्तुतमिश ने शुरू किया सल्तनत पीरियड में. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द ओनर ऑफ इक्ता, जिसको हम बोलते थे इक्तादार या मुक्ति, वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन इन हिज एरिया. तो भाई आपके उस पर्टिकुलर एरिया में जो ओनर है इक्ता का उसको बोलते थे इक्तादार या मुक्ति, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर एरिया में और या टैक्स कलेक्ट करोगे. जो रेवेन्यू आता था इक्ता से वो डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता था सुल्तान के अकाउंट में, जबकि वो यूज़ होता था मुक्ति के द्वारा या इक्तादार के द्वारा, जिससे कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स खर्चे चल सकें. ठीक है, तो डायरेक्टली इक्ता कलेक्ट हुआ और इक्ता कहाँ गया, इक्तादार के पास. ठीक है, डायरेक्टली सुल्तान के पास नहीं जा रहा है. इससे ही क्या करेगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करेगा, अपने मिलिट्री खर्चे करेगा. और मुक्ति टू मीट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू मिलिट्री, मुक्ति हैड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ दिस रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता. तो जो उसको ट्रूप्स मेंटेन करनी पड़ती थी वो इसी पैसे से करनी पड़ती थी फॉर द सर्विस ऑफ सुल्तान. सियस्तनामा ऑथर्ड बाय अबू अली हसन इब्न अली तुसी, छोड़ो ये पढ़ लो, निज़ामुल मुल्क. सियस्तनामा किसने लिखी है, निज़ामुल मुल्क ने लिखी है. इट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्राइमरी इक्ता सिस्टम. तो जो प्राइमरी इक्ता सिस्टम है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है सियस्तनामा से. और सियस्तनामा किसने लिखी है, निज़ामुल मुल्क ने लिखी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल. द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनस इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इक्ता सिस्टम जो है वो एंशियंट इंडिजीनस इंस्टीट्यूशन है इसका सुल्तान्स का. तीसरा है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. तो इसमें से आंसर जो दिया जा रहा है वो 1 ओनली दिया जा रहा है, सिर्फ यही सही है, बाकी 2 सही नहीं है. देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू परगनास और कस्बा. द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ अ परगना वॉज आमिल हु कलेक्टेड द रेवेन्यूज़. तो ये तो हो गया सही. दूसरा है द मुशरिफ केप्ट अकाउंट्स एट परगना लेवल एंड द खजानदार वॉज इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी. इक्ता वॉज नॉट इंडिजीनस. ठीक है, मुशरिफ जो थे वो दे केप्ट द अकाउंट एट द परगना लेवल, वो परगना लेवल तक रखते थे, और जो खजानदार थे वो ट्रेजरी के इंचार्ज थे, जो उनका खजाने थे उनके इंचार्ज थे. इक्ता इंडिजीनस नहीं था. मीर बख्शी हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, नोबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी का था वो खलजी सुल्तान्स के टाइम पे नहीं आया था, वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आया था. तो मीर बख्शी का जो टाइटल है ये अभी नहीं आया है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये आएगा फ्यूचर में मुगल्स में. ठीक, और ये एक इंडिजिनस सिस्टम नहीं है. नेक्स्ट, सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड. सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड कौन थे, चौधरी. ठीक, अभी भी आप देखो ये चौधरी जो वर्ड आया है, चौधरी जो अभी तो खैर चलो फिर भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट आप पुरानी मूवीज़ में भी देखते होगे चौधरी साहब, ठाकुर साहब. तो ये लोग क्या करते थे, इनके पास लैंड होती थी, तो वो उस टाइम से ही जो लैंड रेवेन्यू वगैरह को जो देखते थे वो चौधरीज हुआ करते थे. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इट वाज चौधरी हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर. अगर हम डिलीनिएट करें ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को तो इट विल हैव इट एट टॉप द सुल्तान. सुल्तान के बाद उनके गवर्नर, फिर उसके बाद विलेज हेडमैन जो कि चौधरी होता था. तो ठीक है, सुल्तान हो गया, सुल्तान के बाद गवर्नर हो गया, गवर्नर के बाद एक विलेज हेडमैन हो जाएगा. देखिए अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था नहीं उस टाइम पे. ठीक है, होगा भी तो बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था. तो विलेज हेडमैन का उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल होता था. एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट सल्तनत स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ राइज एंड सॉट द हेल्प ऑफ चौधरी. जब सल्तनत
पीरियड के टाइम पे जब रिवोल्ट हुए तो उन्होंने जो राय का जो इन्फ्लुएंस था, जैसे आप सुनते हो राय बहादुर की डेजिग्नेशन तो खैर बाद में मिलेगी जब ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। तो ये जो राइस का जो इन्फ्लुएंस था उनको उन्होंने कम करने की कोशिश की एंड चौधरियों की हेल्प लेना शुरू किया टू कलेक्ट द रेवेन्यू। हैंस चौधरी वॉज द मेन रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ विलेजेस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ठीक, नेक्स्ट, शर्ब वॉज अ टैक्स लिवाइड ऑन। शर्ब क्या था? शर्ब इरीगेशन पे लगता था। फिरोज शाह तुगलक डिटरमाइंड द टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कुरान रूल्स। ही परमिटेड 4 टैक्सेस अप्रूव्ड बाय कुरान। तो उन्होंने 4 टैक्सेस को अप्रूव किया जो कुरान अप्रूव करता है। कौन कौन से? खर्च, जजिया, खम्स और ज़कात। इसके अलावा ही लिवाइड इरीगेशन टैक्स शर्ब एट 10% रेट ऑफ द क्रॉप यील्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स। ठीक है, तो इन्होंने शर्ब लगाना शुरू किया किस रेट पर? 10% ऑफ द क्रॉप यील्ड। तो अगर आप क्रॉप यील्ड से 100 रुपये कमा रहे हो लेट से, तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10% इनका ये था, शेयर था। ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, फिरोज शाह तुगलक अबॉलिश 28 ग्रीवियस टैक्स ऑफ हिस टाइम। लेकिन इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उस टाइम के जो ग्रीवियस टैक्सेस थे अराउंड 28 वो हटा लिए गए थे, अबॉलिश कर दिए थे। नेक्स्ट इज जवाबित्स वर कंसर्न विद। जवाबित्स क्या थे? जवाबित्स था स्टेट लॉ। ठीक है, तो जवाबित्स वर रिलेटेड टू द स्टेट लॉज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी ऑफ द सल्तनत पीरियड। हदीस क्या है? तो हदीस जो है इसका मतलब होता है इस्लामिक लॉ। आपने सुना होगा ना, हदीस के अकॉर्डिंग ये कुछ भी। तो हदीस इज़ अ लॉ, दैट इज़ द इस्लामिक लॉ। हदीस इज़ अ कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिक रिपोर्ट्स अबाउट सेइंग्स, कस्टम्स एंड डूइंग्स ऑफ मोहम्मद एंड हिज कंपेनियंस। ठीक है, तो हदीस क्या है कि जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब थे वो उन्होंने क्या बोला, क्या कस्टम फॉलो किए, या वो क्या भी करते थे रेगुलर में, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हैं, तो उनको बोला गया हदीस। ठीक है, वो और उनके कंपेनियंस के द्वारा जो किया जाता था। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन वॉट मोहम्मद एन्जॉइंड एंड टॉलरेटेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ फॉरबिड। तो वो भी सारी चीज़ें उसमें मैंशनड हैं। नेक्स्ट इज फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट। फवाजिल का मतलब क्या होता था कि एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक़्तिदार। फवाजिल का मतलब है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर। ठीक है, तो जो एक्सचेकर्स को जो ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया जाता था इक़्तिदार के द्वारा या मुक्ति के द्वारा। आपको याद है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, मुक्ति कौन होते थे? जिनके पास इक्ता होती थी। इक्ता को मैनेज करता था मुक्ति, उसको जो भी उससे पैसा आता था उससे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, अपनी ट्रूप्स चलाता था। तो फवाजिल का मतलब होता था कि जो एक्सेस अमाउंट पे करता था एक्सचेकर को इक़्तिदार, वो होता था फवाजिल। During the Sultanate period, the excess amount paid to the exchequer by Iqtidar was called fawazil. Next is find out the 2 main currencies of the Sultanate period from the code given below. तो 2 करेंसीज आपको पता करनी है कि जो सल्तनत पीरियड की रही हों। दाम, रुपया, जीतल, टंका। तो इसमें से आपका रहा है जीतल और टंका। ठीक है, जीतल और टंका। The 2 main currencies of Sultanate period are जीतल and टंका. Iltutmish was first Turkish ruler who started the pure Arabian coins. He had a great contribution to the currency system of Delhi Sultanate, as he was the first ruler who started the famous coins of silver and copper. ठीक है, so एक सेकेंड। द 2 main currencies of Sultanate period is जीतल and टंका. Iltutmish was the first, okay, Iltutmish was the first Turkish ruler who started the pure Arabian coins. हाँ, ये याद रखना है हमको। इल्तुतमिश पहला टर्किश रूलर था जिसने प्योरली अरेबियन कॉइन स्टार्ट की थी, मतलब था टर्किश, कॉइन्स अरेबियन थी, एंड ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये पहला रूलर था जिसने कि फेमस कॉइन स्टार्ट की थी, सिल्वर की कॉइन जिनको टंका बोलते थे और कॉपर की कॉइन जिनको जीतल बोलते थे। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। इल्तुतमिश के अभी हमने 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पढ़े। एक तो इक्ता शुरू किया गया था उनके द्वारा, और करेंसी सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड टंका सिल्वर कॉइन? अगेन इल्तुतमिश। हु वाज अ मेडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन नॉर्थ इंडिया? इल्तुतमिश। Coins टंका, शाशखनी एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, टंका अभी हमने देखा सिल्वर का बना हुआ, ठीक है। शाशखनी अगर वो भी कर दें, हटा भी दें, तो हमें जीतल पता है किसका है, कॉपर का।
तो आगे सिल्वर, पीछे कॉपर, बीच में देखिए कुछ होगा, कहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ सिल्वर कॉपर है, ये हट गया। इसमें गोल्ड है और कॉपर है, ये भी हट गया। इसमें सिल्वर है और कॉपर है, ये हो जाएगा। इसमें गोल्ड है, कॉपर है, ये हट गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। ओके, इसका आंसर है ए। ओह सॉरी, देखते हैं। शायद मैंने ही ज़्यादा दिमाग लगा दी। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। ही स्टार्टेड द टंका एंड जीतल कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली इन द सल्तनत पीरियड। अच्छा ओके, जो शाशखनी थी वो भी सिल्वर कॉइन ही थी। द रेशियो ऑफ टंका एंड जीतल वॉज 1:48। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। शाशखनी भी सिल्वर की कॉइन्स थी। ठीक, नाउ ऑन हुज कॉइन्स द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मिला अलाउद्दीन मसूद शाह के कॉइन्स पे। लास्ट कैलिफ का जो बगदाद के थे, उनका नाम पहली बार मिला है अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे। ऑन द कॉइन्स ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 to 1246 AD, द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन सा पीरियड है? ये है आपका स्लेव डिनेस्टी का पीरियड, मामलुक डिनेस्टी, इलवारी डिनेस्टी, कुछ भी नाम लीजिए। सो द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद वॉज अल मुस्तसिन। He held this position from 1442 to 58, and the name of the caliph Mustanashir was inscribed on the coins of Iltutmish, served from 1226 to 1242 AD. I think प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी, जैसे साउथ इंडिया का भी हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्रोनाउंसिएशन इशू है, but please deal with it. So this is all about the administration of Delhi Sultanate. Next हम start करेंगे the art and architecture of Delhi Sultanate. तब तक आप अपना रिविजन करते रहिए, and I have asked you some certain questions. Please comment in the comment box. It's not कि उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कुछ मिल जाएगा किसी को, आपकी रिमेम्बरेंस हो जाएगी, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए, एंड कीप रिवाइजिंग। टेक केयर। जय हिंद।